ध्रुव, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के दया की भीख मांगता हूँ। गोली की आवाज इतनी डरावनी थी कि वो लगातार रेहान के दिमाग में गूंजती रही। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। रेहान ने पहली बार सिर उठा के अपनी चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी तक मरा क्यों नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बंदूक में लगी गोली नहीं थी? पिस्टल से गोली निकलने के बाद ध्रुव ने तुरंत अपनी जेब से गोलियां निकाली और पिस्टल में भर ली। उसे ऐसा करते देख साफ साफ कहा जा सकता था कि वो एक पुराना खिलाड़ी है। अगर किसी दिन फिर से बहादुरी का नशा चढ़े तो मुझे प्रोवोक करके देख लेना। ध्रुव इतना कहकर रूम से बाहर निकल गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। रेहान ने 2 दिन लगा के ध्रुव को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन आखिरी नतीजा ये निकला कि रेहान अभी मरते मरते बचा था। रेहान ध्रुव को कमरे से बाहर निकलते देख रहा था। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। प्रमोद भी बेवकूफों की तरह जमीन पर बैठा रहा और पूरे समय बुरी तरह कांपता रहा। कुछ देर पहले का मंजर बहुत डरावना था। प्रमोद को भी डर लग रहा था कि कहीं ध्रुव उस पर पिस्टल न तान दे। जब ध्रुव ऊपर पहुंचा तब भी उसके पूरे शरीर पर खून के धब्बे लगे हुए थे। निशा अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसने अनजाने में ध्रुव के कपड़े उतार दिए थे, इसलिए कमरे में आलीशान गद्दे पर निशा का खूबसूरत शरीर ही लेटा हुआ था। ध्रुव निशा की लॉन्ग लेग्स और कर्वी बॉडी पर फिदा हो गया था। वो इनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसका दिमाग चकराने सा लगा था। ध्रुव ने निशा को अपनी बाहों में लेकर उसे शॉल से ढक दिया, लेकिन निशा ने शॉल को लात मारकर दूर फेंक दिया और ध्रुव को अपनी बाहों में जकड़ लिया। फिर उसने उसके गालों पर किस की। ध्रुव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वो पूरी तरह से हैरान रह गया। ये मत करो यार निशा, अगर तृप्ति को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगी कसम से। लेकिन निशा को बिल्कुल भी होश नहीं था। अगर वो पूरी तरह से होश में होती तो ऐसा ना करती। फिलहाल उसे एक मर्द के साथ की बहुत जरूरत थी। उसने ध्रुव को अपने पास खींचा और उसकी बॉडी पर किस करने लगी। ध्रुव ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन निशा ने उसकी बॉडी पर किस करना बंद नहीं किया। निशा के हाथ ध्रुव के शरीर को सहलाने लगे थे। जब ध्रुव से रहा नहीं गया तो उसने निशा को झटके से खुद से दूर कर दिया। दूसरी ओर होटल के नीचे वाले कमरे में रेहान फाइनली थोड़ा शांत हुआ था। तुमने लोगों को बुलाया कि नहीं? प्रमोद अभी तक बुरी तरह से डरा हुआ था। उसने थोड़ी देर पहले ध्रुव का जो रूप देखा था, उससे उसके मन में खौफ भर गया था। यार जरूरी है क्या लोगों को बुलाना? देखा नहीं था क्या कि थोड़ी देर पहले उसने हमारा क्या हाल कर दिया था? उसके साथ झगड़ा बढ़ाना मौत को दावत देने के जैसा है। जो हुआ उसे भूल जाते हैं। प्रमोद नहीं चाहता था कि ध्रुव से अब और कोई पंगा लिया जाए। अरे ये मौका हमें खुद ध्रुव ने दिया है, तो हम क्यों ना भुनाएं इसे? चलो कुछ बंदूकें लाके ध्रुव को स्वर्ग में भेज देते हैं। रेहान की आवाज में खनक वापस आ चुकी थी। उसने फोन मिलाया और जल्दी ही पुलिस ड्रीम बार में दाखिल हुई। बार बिल्डिंग में लोग घबरा गए और उन्हें लगा कि पुलिस इलीगल एक्टिविटीज पकड़ने के लिए यहाँ आई है। जब पुलिस वाले दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो वो सीधे रेहान से मुखातिब हुए। आदित्य श्रीवास्तव पुलिस की टीम को लीड कर रहा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा रंधावा साहब। आदित्य ने रेहान के सामने सिर झुका दिया। रेहान को पता था कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसे डर था कि ध्रुव बिल्डिंग से बाहर ना भाग जाए। उसने प्रमोद को आदित्य से बात करने के लिए इशारा दिया। वो अभी ऊपर वाले कमरे में है। सभी इमरजेंसी एग्जिट्स, नीचे के एंट्रेंस गेट्स और अंडरग्राउंड पार्किंग को सील कर दो। क्या हमारा देश ऐसे अमीर युवाओं को बर्दाश्त कर सकता है जो खुलेआम किसी की कनपट्टी पर पिस्टल रख देते हैं? क्या इस देश में जस्टिस नाम की कोई चीज बची है? प्रमोद ने आदित्य को उसका फर्ज याद दिलाने की कोशिश की। हालांकि आदित्य प्रमोद की बात सुनकर इंस्पायर हो गया था, लेकिन प्रमोद फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। उसने एक और पासा फेंका। अब आदित्य जी, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि आपने पूरी जिंदगी इस देश की सेवा करने में लगा दी, लेकिन इस देश ने आपको सही से रिवॉर्ड नहीं किया और अब तो आपकी उम्र भी हो गई है। इस उम्र में प्रमोशन की संभावना बहुत कम है। हालांकि अगर इस बार आपने ध्रुव जैसे एक गंभीर अपराधी को पकड़ लिया तो आपको निश्चित रूप से वो प्रमोशन मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। प्रमोद की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। अपनी मिलिट्री शील्ड्स के साथ तैयार हो जाओ। हमारा काम ही लोगों की रक्षा करना है।
इसलिए इस समय हम डर नहीं सकते। चलो चल के ध्रुव को पकड़ते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि उसके पास भी एक बंदूक है। मैं नहीं चाहता कि उसकी बंदूक से हमारा एक भी जवान मारा जाए। चलो चल के उस ध्रुव को बताते हैं कि इस दुनिया में अभी भी कानून का ही राज चल रहा है। आदित्य अपनी टीम को मोटिवेट भी कर रहा था और उन्हें जरूरी इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था। आदित्य के जज्बे को देखने के बाद रेहान और प्रमोद बहुत ही खुश हो रही थी। ये तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। ध्रुव को तो ये कच्चा चबा जाएगा। प्रमोद भी रेहान की बात से पूरी तरह से सहमत था। आदित्य रिटायर होने से पहले एक प्रमोशन पाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे एक इनोसेंट आदमी की ही जान क्यों न लेनी पड़ी। और ये ध्रुव के लिए एक बहुत बुरी खबर थी। तृप्ति, आके मुझे बचा लो प्लीज। मैं ड्रीम बार में आई हुई हूँ। मुझे लगता है कि किसी ने मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी है। तृप्ति ने अपने मोबाइल पर आया हुआ ये मैसेज पढ़ा तो उसकी सांसें तेज चलने लगी। ये मैसेज उसे उसकी बहन निशा ने भेजा था। मैसेज पढ़कर तृप्ति ड्रीम बार की तरफ भागी। ड्रीम बार के बाहर भीड़ जमा थी। आने जाने वाले लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि पुलिस आ चुकी थी। इसलिए उनमें से किसी की भी ड्रीम बार के करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी तृप्ति वहां पर पहुंच गई। तृप्ति एक कॉलेज स्टूडेंट थी और उसके परिवार के लोग सख्त मिजाज के थे, इसलिए उसे नाइट क्लब्स और बार्स में जाना अलाउड नहीं था। लेकिन उसे यह अच्छी तरह से पता था कि अगर कोई ड्रिंक में नशीली दवा मिला दे तो क्या हो सकता है। ऐसा सोचकर ही वो बुरी तरह से घबरा गई और दौड़कर ड्रीम बार के अंदर गई। उसने रिसेप्शनिस्ट को निशा की फोटो दिखाई। ये लड़की यहाँ आई थी क्या? अगर हाँ तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये किस रूम में है? रिसेप्शनिस्ट ने निशा को देखते ही पहचान लिया। उसे पता था कि निशा को होटल के ऊपर वाले फ्लोर के कमरे में ले जाया गया था। मेरे साथ आओ। वो तृप्ति को लेकर रूम नंबर 1653 के बाहर पहुंच गई। रिसेप्शनिस्ट ने तृप्ति को इशारे से बता दिया था कि निशा रूम के अंदर है। तृप्ति ने दरवाजा नहीं खटखटाया। वो जानती थी कि इस समय दरवाजा खटखटाने का कोई फायदा नहीं है। दरवाजा खोलो। तृप्ति ने पलटकर रिसेप्शनिस्ट को ऑर्डर दिया। रिसेप्शनिस्ट ने ना में अपना सिर हिला दिया। मैं ऐसे किसी के कहने पर दरवाजा नहीं खोल सकता। होटल के अपने कुछ नियम थे। अगर रिसेप्शनिस्ट लापरवाही से दरवाजा खोलता तो इससे उनके मेहमानों को परेशानी हो सकती थी। मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है, इसीलिए अब दरवाजा खोल दो। तृप्ति की बात का रिसेप्शनिस्ट पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसने बाहर से अपनी बहन को आवाज दी, लेकिन कमरे के अंदर से अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। अब तक तृप्ति बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। प्लीज दरवाजा खोल दो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। तृप्ति की घबराहट देखकर रिसेप्शनिस्ट ने मैनेजर से बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया। निशा। तृप्ति को पता था कि भले ही वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी दरवाजा खुलते ही वो निडरता के साथ कमरे में घुस गई। दुष्ट कहेंगे, हट मेरी बहन के पास से। तृप्ति ने दहाड़ते हुए सामने बैठे आदमी को दूर धकेल दिया, लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह से अवाक रह गई। उसके होंठ कांपने लगे और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कमरे में निशा बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और जो आदमी बिस्तर के पास कपड़े पहन रहा था वो था ध्रुव। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तृप्ति के होंठ कांपने लगे और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ध्रुव यहाँ क्या कर रहा था? वो ऐसा कैसे कर सकता था? इसी बीच ध्रुव भी स्टंट रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तृप्ति यहाँ क्यों आई है। देखो तृप्ति, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम क्या, अगर कोई भी मुझे इस पोजीशन में देखता तो उसके दिमाग में भी यही आता। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बात बिल्कुल ही अलग है। बेशक तृप्ति ध्रुव की बात सुनना चाहती थी। भले ही जिंदल परिवार का कोई भी शख्स ध्रुव पर विश्वास ना करे, पर फिर भी तृप्ति उसके पक्ष में खड़ी रहेगी। लेकिन बिस्तर पर लेटी हुई शख्स उसकी बहन थी। जब तृप्ति ने बिस्तर की तरफ देखा तो उसे चादर पर खून का धब्बा दिखाई दिया। तृप्ति फूट फूट कर रोने लगी और कमरे से बाहर भाग गई। तृप्ति वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो तृप्ति को कैसे समझाए। हालांकि तृप्ति उसकी बात सुनने के मूड में नहीं थी।
इससे पहले कि ध्रुव अपनी बात पूरी कर पाता, तृप्ति ने उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। ध्रुव, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तृप्ति जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। एक पल में उसका पूरा चेहरा आंसुओं से गीला हो गया। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जब निशा जग जाए तो उससे ही पूछ लेना। मैंने उसे ड्रीम बार में बुलाया ही नहीं था। मैं और मालिनी तो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि हम बोर हो रहे थे। ध्रुव तृप्ति को समझा ही रहा था कि कोई दरवाजे पर आया। कदमों की आवाज तेज थी और कुछ लोग चीख भी रहे थे। जल्दी करो, जल्दी करो, सावधान रहना, टारगेट के हाथ में बंदूक है। कदमों की आवाज नजदीक आती जा रही थी और अगले ही पल लोग रूम के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। हाथ ऊपर करो। फिर सभी पुलिस वालों ने ध्रुव पर अपनी बंदूकें तान दी। क्या हो रहा है? होटल के बाहर तमाशबीन जमा हो चुके थे। मुझे पता नहीं यार, वैसे और क्या ही हो सकता है। पक्का कोई रिच किड ही होगा जिसने लड़कियों को खिलौना समझ रखा होगा। हो सकता है कि इस बार मामला ज्यादा ही गड़बड़ हो गया हो। वैसे ये तो इनका रोज का धंधा है। पहले ये गड़बड़ करेंगे, फिर इनके माँ बाप पैसे देके इन्हें बचा भी लेंगे। सच बात है, लेकिन आजकल इन्होंने लिमिट क्रॉस कर रखी है। लोगों की बातें सुनकर तृप्ति को और भी दुख हुआ। उसे ध्रुव के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। बाहर आओ। दरवाजे पर खड़े आदित्य ने ध्रुव पर अपनी बंदूक तान दी और तृप्ति की ओर हाथ हिलाकर उसे होटल से बाहर निकल जाने का इशारा कर दिया। ध्रुव आदित्य की नजर में एक किडनैपर था। वो नहीं चाहता था कि वो ध्रुव को संभलने का कोई मौका भी दे। उसे सक्सेसफुली ध्रुव को कैप्चर करके निशा को रेस्क्यू करना था ताकि उसे रिटायर होने से पहले एक प्रमोशन मिल सके। अगर तृप्ति ध्रुव के पास जाती तो संभावना थी कि ध्रुव उसे बंधक बना लेता क्योंकि उसके पास बंदूक थी। आदित्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था। वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पुलिस वाला था। उसे पता था कि किडनैपर के हाथ में हॉस्टेज आने का मतलब क्या होता है। मैंने कहा जल्दी बाहर आओ। आदित्य ने देखा कि तृप्ति होटल से बाहर नहीं गई है, इसलिए उसने फिर से हाथ हिलाया, लेकिन तृप्ति फिर भी होटल के बाहर नहीं गई। उसने ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत थी, दर्द था और निराशा भी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि ध्रुव के साथ कुछ बुरा हो। तुमने मेरी बहन के साथ वो सब कब करना शुरू किया था? तृप्ति ध्रुव से पूछना चाहती थी, लेकिन ये क्वेश्चन उसके गले में ही अटक गया। वो इस तरह का सवाल नहीं पूछ सकती थी। रेहान जल्द ही बाकी लोगों को लेकर आ गया। ओरिजिनली उसका प्लान ये था कि वो ध्रुव के वीडियो बनाकर उन्हें इंटरनेट पर डाल दे। ऐसा होने पर ध्रुव जनता के प्रकोप से नहीं बच पाएगा। उसकी सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन रेहान को उम्मीद नहीं थी कि तृप्ति भी वहां होगी। ए लड़की, तुमको सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने बोला ना बाहर निकल जाओ। कुछ प्रॉब्लम है क्या? आदित्य और उसकी टीम इस केस को बहुत सीरियसली ले रहे थे। उनके हिसाब से ध्रुव ने न केवल एक लड़की की ड्रिंक्स में नशीली दवाएं मिलाई थी, बल्कि उसने पिस्टल से एक इंसान को जान से मारने की भी कोशिश की थी, और वो पिस्टल अभी भी उसके पास ही थी। आदित्य किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहता था। इसी वजह से वो कोई एक्शन भी नहीं ले रहा था। ये देखकर प्रमोद और रेहान बहुत इरिटेट हो गए थे। प्रमोद आदित्य के पास जाकर उसके कान में कुछ कहने लगा। आदित्य, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रमोशन इतना धीरे क्यों होता है? हो सकता है कि तुम्हारे काम करने का तरीका ही ऐसा हो, लेकिन तुम्हारे बारे में ऐसा कहा जाता है कि तुम रिसोर्सेस का स्मार्टली यूज नहीं कर पाते हो। अगर ये आदमी यहां से भागने में कामयाब हो गया तो कल को कहीं और जाके अपनी बंदूक से लोगों का कत्ल करेगा। इसीलिए मेरी तुम्हें एडवाइस है कि थोड़े से ज्यादा डिसाइसिव हो जाओ। प्रमोद की बात सुन के आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन प्रमोद की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके अलावा पुलिस के आसपास कुछ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। क्रिमिनल्स को सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे सकता है ना? प्रमोद आदित्य को हिंट दे रहा था। वो चाहता था कि आदित्य इसी वक्त ध्रुव को गोली मार दे, चाहे उधर से कोई रिटेलिएशन हो या ना हो। मौका देखकर रेहान ने भी आग में घी डाल ही दिया। देखो आदित्य, कुछ गड़बड़ भी हुई तो मैं तुम्हारे पक्ष में गवाही दे दूंगा। रेहान ने आंखें झपकाई और सहमति में अपना सिर हिला दिया। रेहान न केवल आदित्य के पक्ष में गवाही देगा, वो आदित्य को बड़ी रकम भी दे सकता था ताकि उसे जीवन भर अपने खर्चों के बारे में चिंता न करनी पड़ी। ध्रुव गिल,
अब तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? अच्छा होगा अगर तुम खुद ही पालतू कुत्ते की तरह कमरे से बाहर निकल आओ। खुद सरेंडर कर दोगे तो तुम्हारी सजा शायद थोड़ी कम हो जाए। तृप्ति बहुत नर्वस हो गई थी। ध्रुव ने न केवल उसकी बहन के साथ गलत काम किया, बल्कि वो बंदूक लेकर होटल के कमरे में आया था। कि अचानक से ध्रुव को क्या हो गया था? तृप्ति के लिए तो इस ध्रुव को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। तृप्ति झिझक रही थी कि उसे ध्रुव के पास जाना चाहिए या नहीं। तभी ध्रुव अचानक से जमीन पर बैठ गया। ध्रुव ने अपनी पीठ से बंदूक निकाली, उसे जमीन पर रखकर आदित्य की तरफ सरका दिया। फिर उसने अपने हाथ हवा में उठाए। रेहान और प्रमोद सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव ऐसा कुछ करेगा। कुछ पलों पहले ध्रुव एक डरावना और दबंग आदमी लग रहा था, इतना खौफनाक कि वो किसी की भी जान ले सकता था। लेकिन वो अचानक से ऐसी भीगी बिल्ली कैसे बन गया था? उस पर उसका बंदूक छोड़ देना और भी बड़े सरप्राइज का कारण बन गया था। आदित्य धीरे से झुका और उसने जमीन पर पड़ी ध्रुव की बंदूक उठा ली। शुक्र है तुम अभी भी हमारी बात सुनने को तैयार हो। पुलिस स्टेशन में तुम्हारी अच्छी मरम्मत होने वाली है, उसके लिए तैयार रखना अपने आप को। प्रमोद और रेहान एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तभी ध्रुव ने ऐसा कुछ कहा जिससे उसकी हंसी एकदम से बंद हो गई। लेकिन मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाऊंगा? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? ध्रुव की बात सुनकर सब हैरान रह गए। फिर रेहान को लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है। इस बेचारे को बेसिक लॉ के बारे में भी पता नहीं है। शायद बचपन में इसके घर वालों ने इसे बताया नहीं कि बंदूक लेके लोगों को डराना अपराध है। तुम बेवकूफ हो क्या ध्रुव? तुम्हें सच में नहीं पता इस कानून के बारे में? रेहान को लग रहा था कि उसने ध्रुव को फाइनली सबक सिखा ही दिया है। वो ध्रुव ही था जिसको पुलिस का यूज करके लोगों को अरेस्ट करवाने में बहुत मजा आता था। अब वो ध्रुव को दिखाएगा कि आखिर एक क्रिमिनल को पुलिस से कैसे अरेस्ट कराया जाता है। अच्छी बात ये थी कि ध्रुव को बर्बाद करने के लिए रेहान को रंधावा परिवार द्वारा यूज किए जाने वाले इल्लीगल तरीके नहीं आजमाने पड़ेंगे। पुलिस और कानून मिलकर ही ध्रुव के पर कतर देंगे। काम भी हो जाएगा और रेहान के हाथ भी गंदे नहीं होंगे। आदित्य ने ध्रुव की बंदूक को देखना शुरू कर दिया। उसने बंदूक की सावधानी पूर्वक जांच की। उसने क्लिप खोलकर अंदर गोलियों की जांच की, लेकिन अगले ही पल आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया था। तो क्या उनकी बात सही थी? प्रॉप गन साथ में लेके चलना क्राइम कब से हो गया? ध्रुव आदित्य को देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। अब रिटायर होने से पहले उसे एक प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्या तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने मेरे ऊपर बंदूक चलाई थी। मैंने अपने कानों से गोली की आवाज सुनी थी। रेहान को आदित्य की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। रेहान, तुम एक अडल्ट हो, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक प्रॉप गन ने सच में तुम्हें इतना डरा दिया। कितनी शर्म की बात है। बंदूक की जांच करने के बाद आदित्य पीछे मुड़ा और रेहान से बोला, ये सच बोल रहा है। ये केवल एक प्रॉप गन है और ये सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन का एक क्लासिक मॉडल है। मैंने अपने बेटे के लिए भी ऐसा ही एक कलेक्शन खरीदा है और इसमें लगी गोलियां भी नकली हैं। साथ ही इस प्रॉप गन की खासियत ये है कि ये बहुत तेज आवाज कर सकती है। रेहान को ये सोचकर शर्म आ रही थी कि एक प्रॉप गन की गोली की आवाज से उसने पैंट में पेशाब कर दिया था। हालांकि अभी भी वो गिव अप करने के मूड में नहीं था। ठीक है, अगर ये गन फेक भी है तो क्या हुआ, लेकिन इसने लड़की को नशीली दवा तो दी ही है ना, उसके लिए इसे अरेस्ट करो। रेहान ने उम्मीद भरी नजरों से आदित्य की तरफ देखा। ध्रुव ध्यान से दोनों को देख रहा था। क्या ध्रुव अरेस्ट होगा? माना कि जो गन इसके पास थी वो एक प्रॉप गन थी, लेकिन इससे उसके दूसरे पाप थोड़े ना धुल जाएंगे। इसने एक लड़की के साथ इतनी भद्दी हरकत की है कि उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। प्रमोद ने आदित्य को कॉर्नर करने की कोशिश की ताकि वो ध्रुव को अरेस्ट करे, लेकिन आदित्य के पास ध्रुव को अरेस्ट करने का कोई बेसिस ही नहीं था। ना तो किसी ने ध्रुव के खिलाफ कोई कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी और ना ही उसके पास ऐसा कुछ मिला था जिससे साबित हो सके कि उसने निशा को नशीली दवाएं दी थी। आदित्य ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वो ध्रुव को अरेस्ट नहीं कर सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। ध्रुव वकील हायर करके आदित्य पर केस भी ठोक सकता था। ध्रुव रेहान और प्रमोद की डेस्परेशन देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रेहान और प्रमोद को समझ आ गया था कि घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है।
रेहान ने प्रमोद को आंख मारी। प्लान बी पर स्विच करने का समय आ गया था। अभी भी होटल रूम के अंदर और बाहर बहुत सारे लोग मौजूद थे। प्रमोद ने उनको एड्रेस करना शुरू कर दिया। अब देखिए, इस शहर की पुलिस तो निकम्मी हो गई है। अगर ये क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करते तो एक अच्छे सिटीजन होने के नाते हम लोगों को चीजें अपने हाथ में लेनी होंगी। क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक दरिंदा दिल्ली की सड़कों पर आजाद घूमता रहे? प्रमोद की बातों का असर लोगों पर हो रहा था। उसकी बात सुनकर ध्रुव के कान खड़े हो गए। रेहान के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल थी। आखिर प्रमोद करना क्या चाह रहा था? होटल के अंदर टेम्परेचर बढ़ने लगा था। सब इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को फील कर सकते थे। वहां पर मौजूद ज्यादातर लोग प्रमोद की बात से सहमत थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई दरिंदा दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहे। आप सबके घर में बहन बेटियां होंगी, मेरे घर में भी हैं। जब तक ये ध्रुव गिल जैसे लोग बाहर घूम रहे हैं तब तक आपके परिवार के लोग सेफ नहीं हैं। अगर इसके खिलाफ सबूत नहीं है तो क्या इसे छोड़ दिया जाना चाहिए? नहीं। आदित्य प्रमोद की चाल को अच्छे से समझ गया था। उसने अपने लंबे पुलिसिंग करियर में ऐसी कई सिचुएशंस का सामना किया था। रूम का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका था कि वहां कभी भी आग लग सकती थी, लेकिन प्रमोद पानी डालने के लिए तैयार नहीं था। अब जब कानून हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं? हमें मजबूरन कानून हाथ में ले इस दरिंदे ध्रुव गिल को सजा देनी पड़ेगी। प्रमोद ने अपने मंसूबे साफ कर दिए थे। लोग ध्रुव को देखकर हूटिंग करने लगे। ध्रुव ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आदित्य को समझ आ गया था कि अगर ध्रुव को लोगों के बीच छोड़ दिया गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं ध्रुव को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। आदित्य की बात सुनकर ध्रुव चौंक गया। आखिर आदित्य ध्रुव को किस बात के लिए अरेस्ट करने वाला था? मैंने कोई गलती नहीं की है, न ही तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। आदित्य ने ध्रुव की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया। वो हथकड़ी लेकर ध्रुव के पास पहुंच गया। इसे प्रिवेंटिव अरेस्ट कहते हैं सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ रहने से यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है और आपकी खुद की जान पे भी खतरा हो सकता है। इसलिए मुझे आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले ही चलना होगा, ताकि आप भी सेफ रहें और यहाँ के लोग भी। आदित्य ने ये कहकर ध्रुव को हथकड़ी पहना दी। वो उसे भीड़ के बीच से होता हुआ वहां से ले गया। लोग अभी भी ध्रुव को हूट कर रहे थे। रेहान प्रमोद को देखकर मुस्कुरा दिया। वो प्रमोद का प्लान समझ गया था। उसने पब्लिक प्रेशर डलवाकर आदित्य को ध्रुव को अरेस्ट करने के लिए मजबूर किया था। मान गए गुरु तुम्हें भी। रेहान और प्रमोद ने तृप्ति की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी बहन को घेर कर खड़ी हुई थी। वो चलकर तृप्ति के पास गए। तृप्ति उनके सामने जाकर खड़ी हो गई ताकि वो उसकी बहन के आसपास भी न जा सके। अरे डरो मत, हम तुम्हारी बहन को हार्म करने नहीं आए हैं। हम बस इतना बताने आए हैं कि हम जिंदल फैमिली को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। इस ध्रुव ने तुम्हारी बहन के साथ जो किया है ना, उसकी उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। रेहान ने तृप्ति के कंधों पर हाथ रखा। तृप्ति ने उसका हाथ झटक दिया। रेहान और प्रमोद मुस्कुराते हुए होटल रूम से बाहर निकल गए। देख रहे थे कि इस तरह से करंट मार रही थी तृप्ति। कहीं इसकी बहन ने भी हमारा साथ ना दिया तो? वो ये भी तो बोल सकती है कि तुमने उसके ड्रिंक में नशीली दवा मिला के उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। रेहान की बात से चिंता साफ झलक रही थी। उसकी चिंता जायज भी थी। अगर निशा ने प्रमोद का नाम लिया तो ध्रुव को अरेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। ध्रुव को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। प्रमोद रेहान को देखकर मुस्कुरा रहा था। रेहान समझ गया था कि प्रमोद के दिमाग में कुछ चल रहा है। प्रमोद ने अपनी अथॉरिटी का यूज करके पूरा बैकग्राउंड सर्च कर लिया था। तुम्हें पता भी है जिंदल परिवार के साथ क्या हो रहा है? बिना जस्सी परिवार की मदद के वो लोग बहुत कमजोर हो जाएंगे। निशा अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो खुद को प्रूव करने के लिए डेस्परेट भी है, क्योंकि वो घर की बड़ी बेटी है। यार तुम थोड़ा दिमाग लगा के ये सोचो कि निशा जैसी ए सोशल लड़की रात को बार में क्यों आएगी, और वो भी अकेले? वो अपनी मर्जी से आई थी या फिर भेजी गई थी? इन सारे फैक्टर्स को सामने रख के सोचोगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। प्रमोद ने रेहान को जो हिंट्स दिए थे वो रेहान के लिए काफी थे। हालांकि प्रमोद इस बात से दुखी था कि वो निशा के साथ कुछ नहीं कर पाया था। अगर ध्रुव वहां थोड़ा सा लेट पहुंचता तो उसने पक्का अपना इरादा पूरा कर लिया होता, और इस हालत में निशा उसका विरोध भी नहीं कर पाती। प्रमोद
इसको लेके ध्रुव के ऊपर गुस्सा था। तुम ब्रिलियंट हो प्रमोद, मुझे तुम्हारा प्लान थोड़ा थोड़ा तो समझ आ ही रहा है। चलो आगे देखते हैं कि तुम क्या क्या करते हो। रेहान ने प्रमोद की पीठ थपथपा दी। आखिर क्या था प्रमोद का प्लान? ध्रुव गिल, तुम्हारा कयामत का दिन बिल्कुल नजदीक आ चुका है। प्रमोद और रेहान पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। ध्रुव वहां पर पहले से ही मौजूद था। कुछ देर में तृप्ति भी निशा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। निशा? जब ध्रुव ने तृप्ति और निशा को पुलिस स्टेशन में एंटर करते हुए देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। हालांकि ध्रुव की नजर में निशा एक समझदार लड़की थी। वो झूठ नहीं बोलेगी और निश्चित रूप से उसकी गवाही ध्रुव को निर्दोष साबित कर देगी। हालांकि ऐसा सोचते वक्त ध्रुव ने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया था। निशा ध्रुव से बहुत दुखी थी क्योंकि उसने तृप्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उस दिन जब निशा पुलिस स्टेशन के अंदर आई तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और ही इंसान है। ध्रुव के सामने पहुंचते ही निशा अपना आपा खो बैठी और जोर से चीखने लगी। ध्रुव, जिंदल परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने तृप्ति के साथ जो किया सो किया, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सुनकर रेहान ने प्रमोद को शाबाशी दी। शानदार। प्रमोद ने जो किया वो सचमुच तारीफ के काबिल था। ध्रुव गिल, तुम्हें अब भी अपने बचाव में कुछ कहना है? रेहान ने अचानक पूछा और निशा की ओर देखकर मुस्कुराया। ध्रुव की आंखें एक पल के लिए थम गईं और उसे तुरंत ही सब कुछ समझ आ गया। निशा उसे फंसाना चाह रही थी। ध्रुव को ये तो समझ आ रहा था कि निशा की ड्रिंक्स में नशीली दवाएं मिला दी गई थी और वो बेहोश सी हो गई थी, लेकिन उसे ये तो याद रहना चाहिए था ना कि उसने किसके साथ सेक्स किया था या नहीं। ध्रुव ने निशा की ओर देखा। निशा ठुड्डी झुकाकर नीचे की ओर देख रही थी। ध्रुव को समझ में आ गया था कि निशा झूठ बोलने में माहिर नहीं है। तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? ध्रुव की आवाज में गुस्सा था। उसने निशा की तरफ घूर कर देखा। आज से पहले तक ध्रुव समझता रहा था कि निशा एक अच्छी इंसान है। निशा ने उस पर हमेशा अच्छा ही प्रभाव डाला था। कुछ दिन पहले वो होटल में निशा से मिला था तो ध्रुव ने न केवल तृप्ति के साथ अपनी दोस्ती की वजह से उसकी मदद की, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि निशा सच में केपेबल थी। ध्रुव को लगा था कि निशा उसके जैसी ही है। हालांकि उनके बीच एक परिवार था, फिर भी उन्हें अभी भी एक लंबा सफर तय करना था और इस सफर को पार करने के लिए वो एक दूसरे का सहारा बन सकते थे। निशा ने अपना सिर उठाकर ध्रुव की ओर देखा। गला साफ कर उसने बोलना शुरू किया। मैंने तुम्हें फंसाया है ध्रुव। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आखिर तुम एक आदमी हो। तुमने जो किया है तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। निशा इसके बाद तृप्ति की ओर मुड़ी जो उसकी बगल में ही खड़ी थी। चलो तृप्ति, मुझे यकीन है कि उसके जैसे दुष्ट को कानून जरूर सजा देगा। निशा की आवाज से साफ था कि ध्रुव को फंसाने का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वो तृप्ति के साथ तुरंत ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। बाहर पहुंचते ही उसने फोन निकाला और किसी को एक शॉर्ट मैसेज भेजा। यह मैसेज आमोद को किया गया था। आमोद शर्मा परिवार का हिस्सा था। वो प्रमोद का बड़ा भाई था। रंधावा फैमिली को जो सपोर्ट दिया गया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आमोद ने ही निभाई थी। पूरी दिल्ली में किसी को भी उनसे ताकतवर बनने की इजाजत नहीं थी, यहां तक कि गिल परिवार के बटलों को भी नहीं। आमोद इतना ताकतवर था कि उसने शर्मा परिवार को दिल्ली की 4 मेन फैमिलीज का मुखिया बना दिया था। उसकी जनरेशन में तो कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे हरा सके। आमोद और निशा कॉलेज में क्लासमेट्स थे। वो बहुत दिनों बाद ड्रीम बार में दोबारा से मिले थे। उससे मिलकर निशा को लगा था जैसे जिंदल परिवार का भाग्य बदलने में आमोद निशा की मदद कर सकता है। तभी तो ध्रुव को फंसाने में उसकी मदद करने के लिए वो राजी हो गई थी। तृप्ति चाहे इस बारे में कितना भी क्यों ना सोचे, उसे कभी अंदाजा नहीं होगा कि ध्रुव को फंसाने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन थी। साथ ही साथ उसकी बहन ही थी जो कभी हार नहीं मानती थी और इतने बुरे समय में भी जिंदल फैमिली को दोबारा से खड़ा करने के लिए कोशिश कर रही थी। ध्रुव निशा को तब तक घूरता रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। इसके बाद वो आदित्य की तरफ मुड़ा। मैं चाहता हूं कि आप होटल की सीसीटीवी फुटेज देखें
आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि निशा के साथ मोलेस्टेशन करने की कोशिश आखिर किसने की थी। रेहान और प्रमोद को पता था कि ध्रुव की बात में दम था। सीसीटीवी फुटेज देखते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने वाला था, लेकिन उन्होंने इन सब चीजों का इंतजाम कर रखा था। आदित्य ने होटल के मैनेजर को फोन लगाया। मुझे आज के दिन की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैं अपने कुछ कांस्टेबल्स को भेज रहा हूँ, तुम पूरी फुटेज उन्हें हैंड ओवर कर देना, ठीक है? आदित्य ने होटल के मैनेजर को फोन लगाया। आदित्य को पता था कि होटल का मैनेजर आखिर क्या जवाब देने वाला था, फिर भी उसने मैनेजर की बात ध्यान से सुनने का नाटक किया। उसने फोन लाउड स्पीकर पर डाल दिया ताकि ध्रुव भी मैनेजर की बात सुन सके। अरे सर, हमारे पास कोई फुटेज होगी तब तो देंगे ना हम। हमें क्या पता था कि हमारे होटल में क्राइम उसी दिन होगा जिस दिन हमने अपने सीसीटीवी कैमरास को सर्विसिंग के लिए भेजा था। मुझे माफ कर दीजिए सर, वैसे मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ और मैं पुलिस की मदद भी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे हाथ पूरी तरह से खाली हैं। होटल मैनेजर ने ये कहकर फोन काट दिया। तुम सबने मिलकर मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तुम सब मिले हुए हो। मुझे पता है कि तुमने ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था, लेकिन याद रखना कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। तुम लोग ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाओगे। तुम सच में घमंडी हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक मजबूत होने का दिखावा कर सकते हो। रेहान जोर से हंसा, क्योंकि वो जानता था कि ध्रुव के पास स्थिति को पलटने का और कोई मौका नहीं है। ध्रुव को पता ही नहीं था कि उस दिन जेल में उसकी मौत होनी तय थी। रुको। हालांकि जैसे ही ध्रुव को जेल ले जाया जाने वाला था, एक पुलिस अधिकारी तेजी से वहां आया और ध्रुव के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। कौन था ये ऑफिसर और उसने रुकने के लिए क्यों कहा था? इस यंग पुलिस वाले ने हमें रोकने की हिम्मत कैसे की? प्रमोद ने हैरानी से आदित्य की ओर देखा, जो खुद भी इरिटेटेड लग रहा था। यंग पुलिस वाले का नाम राजेश था, जो कि पुलिस स्टेशन में ही काम करता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो राजेश? जाओ यहाँ से, अपना काम करो। तुम्हें वो फुलपुर मर्डर वाले इन्वेस्टिगेशन पर नहीं जाना क्या? आदित्य ने राजेश को टरकाने की कोशिश की। आदित्य ने बोलते समय राजेश को देखकर आंख मारी। राजेश को आदित्य का इशारा समझ में आ गया, लेकिन वो वहां से नहीं गया। वो ध्रुव के सामने चला गया और उसे ध्यान से देखा। आदित्य राजेश को एक अच्छे और ऑर्डर मानने वाले जूनियर के तौर पर जानता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजेश इतना अनयूजुअल बिहेवियर क्यों कर रहा था। ध्रुव की पहचान की पुष्टि करने के बाद राजेश ने बोलना शुरू किया। सर, इस इंसान को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। राजेश की बात सुन के आदित्य हैरान भी हो गया और उसे गुस्सा भी आने लगा। उसने तनाव भरी नजरों से रेहान और प्रमोद की तरफ देखा। वो दोनों इम्पेशेंट हो रहे थे। राजेश, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि प्रमोद शर्मा जी खुद यहाँ आए हुए हैं? और वैसे भी इस केस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आदित्य ने ऐसा कहकर राजेश को हल्का सा धक्का दे दिया ताकि उसे सिग्नल मिल जाए कि उसे बीच में नहीं पड़ना है। हालांकि प्रमोद और राजेश लगभग एक ही उम्र के थे, लेकिन दिल्ली में प्रमोद की ताकत और प्रभाव राजेश से कहीं ज्यादा था। इसलिए चाहे कुछ भी हो, वे प्रमोद को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। और तो और निशा ने ध्रुव का नाम ले ही लिया था, इसलिए ध्रुव के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ध्रुव के साथ जेल में क्या होगा, इसके बारे में बस एक ही शख्स जानता था, और वो था रेहान। रेहान ने जेल के अंदर ध्रुव से निपटने का पूरा इंतजाम कर रखा था। ध्रुव से निपटने के लिए वो जेल के गार्ड्स का यूज करने वाला था। आदित्य सर, बात समझिए। हम इस आदमी को ऑफेंड करने का जोखिम नहीं ले सकते। राजेश ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उसके आदित्य के साथ अच्छे रिश्ते थे। वो आदित्य को धीमी आवाज में वजह बताने ही वाला था कि प्रमोद ने उसे तुरंत धक्का देकर किनारे कर दिया। क्या बेवकूफी भरी बात है ये? हम उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारे देश में जस्टिस सिस्टम अब काम नहीं कर रहा है? इसके अलावा क्या तुमने नहीं देखा कि निशा की हालत कितनी खराब थी? क्या एक लड़की के लिए दिल्ली में बिजनेस स्टार्ट करना आसान है? वैसे भी आज मैं जो करना चाहता हूँ, मुझे वो करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रमोद का धैर्य जवाब दे रहा था। जैसे ही उसने चीखना बंद किया, उसे पीछे से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज सुनाई पड़ी। क्या चल रहा है वहाँ? इतना शोर क्यों हो रहा है? क्योंकि पुलिस स्टेशन में वैसे भी बहुत शोर हो रहा था, तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि अधेड़ उम्र का आदमी है कौन।
यार अब ये कौन आ गया अड़ंगा लगाने? प्रमोद ने पीछे मुड़कर आदित्य से पूछा, लेकिन उसने जिस इंसान को अपने पीछे खड़े हुए पाया, उसे देखकर एक पल को तो उसकी सिट्टी बिट्टी ही गुम हो गई थी। उसके पीछे एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर अभिमन्यु रहेजा खड़ा था। पुलिस स्टेशन में सभी लोग जानते थे कि अभिमन्यु कौन है। उनके आते ही किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। प्रमोद के भी गले से आवाज नहीं निकल रही थी। भले ही उसका प्रेजेंट स्टेटस काफी ऊंचा था, लेकिन अभिमन्यु जैसे बिग शॉट को उकसाना उसकी औकात से बाहर की बात थी। अरे अभिमन्यु जी, हम बस एक केस सॉल्व कर रहे थे। आजकल इन रिच किड्स की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। इनको लगता है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, हम इसको ऐसी सजा दिलाएंगे कि लोगों की ऐसा कुछ करने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। आदित्य ने अभिमन्यु से कहा। देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी बातों का अभिमन्यु पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है। तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम्हें जस्टिस वगैरह की ज्यादा फिक्र रहती होगी। अभिमन्यु ने आदित्य को डपट दिया और ध्रुव के पास चला गया। इसके बाद उसने जो कहा वो सुन के रेहान, प्रमोद और आदित्य के होश उड़ गए। ध्रुव जी, अगर आप आज रात को फ्री हो तो चलिए, चल के साथ में डिनर करते हैं। प्रमोद एकदम हक्का बक्का रह गया और रेहान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ तक कि आदित्य के पैर भी जबरदस्त तरीके से कांप रहे थे। क्या बकवास है ये? आखिर चल क्या रहा था? क्या ध्रुव अभिमन्यु को जानता था? अभिमन्यु शहर के इंपॉर्टेंट लोगों में से एक था। वो इतना सीनियर था कि आदित्य भी शायद उससे बात नहीं कर पाता। आदित्य की तो बात ही छोड़िए, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु अचानक इस समय इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली में क्यों आया था। अभिमन्यु जी, आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जैसी सिचुएशन मेरे अराउंड क्रिएट हुई है उसको देख के तो लगता है कि आज रात का डिनर मुझे जेल में ही करना पड़ेगा। ध्रुव ने अभिमन्यु से कहा। ध्रुव अभिमन्यु को नहीं जानता था और उसे ये भी यकीन था कि वो निहाल का आदमी नहीं है। ध्रुव की बात सुनने के बाद अभिमन्यु प्रमोद की तरफ मुड़ा। अरे मुझे ये बताओ, यहाँ हो क्या रहा है? तुमने अभी जो कहा उसके मुताबिक तुम्हारे पास बस गवाह है, लेकिन क्या तुम्हारे पास ध्रुव गिल के खिलाफ एक भी ठोस सबूत है? क्या तुमने बेडशीट पर खून के धब्बों की डीएनए की जांच की है? क्या तुमने गवाह का या ध्रुव गिल का लाई डिटेक्टर टेस्ट करके देखा है? अभिमन्यु ने पुलिस स्टेशन में चिल्लाना शुरू कर दिया था। प्रमोद को समझ में नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु जैसा पावरफुल आदमी ध्रुव की तरफदारी क्यों कर रहा है। प्रमोद शर्म के मारे सिर झुकाए हुए खड़ा था। अभिमन्यु के सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अभिमन्यु भी बिना जवाब लिए पीछे हटने वाला नहीं था। अरे तुम्हारा मुंह सिल क्यों गया? मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास ध्रुव गिल जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत है क्या? आदित्य ने ना में सिर हिला दिया। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। क्या अभिमन्यु ध्रुव को बचा लेगा? अरे अभिमन्यु सर, इसे तो पुलिस ने अरेस्ट ही इसलिए किया है ताकि पुलिस बिना टेंशन के ठोस सबूत ढूंढ सके। ये बाहर रहेगा तो हो सकता है कि ये एविडेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे। प्रमोद को लग रहा था कि उसने ध्रुव को जेल में रखने का बहुत अच्छा रीजन दे दिया है, लेकिन अभिमन्यु उसके रीजन से रत्ती भर भी कन्विंस्ड नहीं था। तुम कभी खुद की बात सुनते भी हो? अगर हम ऐसे लोगों को जेल में ठूसने लगे तो वो क्रिमिनल्स कहाँ जाएंगे जिनका क्राइम प्रूव हो चुका है? वैसे भी शहर की जेलें ओवरस्टफ्ड हैं। तुम चाहते हो कि हम शक के बिना पर लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दें? अभिमन्यु ने आदित्य को घूरते हुए पूछा। प्रमोद एक सेकंड के लिए तो चुप रहा, पर फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। अरे सर, हम क्या ही करें? अब पुलिस ने इसे अरेस्ट तो कर ही लिया है, अब ऐसे तो जाने नहीं दे सकते ना। किसी को तो इसकी बेल करनी ही पड़ेगी। कोई इसकी बेल कराने आ ही नहीं रहा है। तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं करूंगा ना इसकी बेल। इतना काफी होगा ना उसे जेल से निकालने के लिए, या तुम्हारे कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? ये काफी था। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। आदित्य कांप उठा और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हाँ अभिमन्यु जी, इतना काफी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुरंत ध्रुव गिल को घर भेज दूंगा। प्रमोद ने पीछे मुड़कर रेहान की ओर देखा, लेकिन रेहान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अभिमन्यु अचानक यहाँ क्यों आ गया? रेहान की कोई भी बात अभिमन्यु के गुस्से को और भी बढ़ा सकती थी, इसलिए उसने एक नकली मुस्कान अपने होठों पर चिपकाकर बोलना शुरू किया। अभिमन्यु जी, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। हम तो बस पब्लिक की सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहे थे।
लेकिन अब अगर आप खुद उसे बेल दिलाने जा रहे हैं तो मुझे यकीन है कि पुलिस ने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया होगा, और मुझे डर है कि निशा ध्रुव को फंसा रही है। इसलिए मैं आदित्य से कहूंगा कि वो जाके निशा को गिरफ्तार कर ले। रेहान की एक्टिंग स्किल्स अच्छी थी, लेकिन उनका अभिमन्यु की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके लिए रंधावा फैमिली की कुछ भी कीमत नहीं थी। जब रेहान ने देखा कि उसकी दाल बिल्कुल भी नहीं गल रही है, तो उसने रास्ते से हटना ही बेहतर समझा। ध्रुव पुलिस स्टेशन के बाहर की ओर जा रहा था। रेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ध्रुव, हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है। मेरे पास उसे दूर करने का एक अच्छा तरीका है। मैं कल रात को तुम्हारे लिए एक बैंक्वेट का आयोजन करता हूँ। हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे और दारू भी पियेंगे, और कहो तो मैं तुम्हारे लिए डांसर्स का भी इंतजाम कर दूंगा। उन डांसर्स का तुम डांस देख सकते हो और बाद में उनके साथ जो चाहे वो भी कर सकते हो। क्या ख्याल है? आओ यार, बैठते हैं साथ में और अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। एक दूसरे के प्रति हमारे मन में जो ग्रजेस हैं वो मिटा देते हैं। यार ऐसा मत सोचना कि इसमें बस हमारा ही फायदा है। तुमको दिल्ली चलाने के लिए निश्चित रूप से हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। रेहान का रवैया बिल्कुल बदल गया था। अभिमन्यु पर्सनली ध्रुव को खोजने के लिए पुलिस स्टेशन आया था। इससे एक बात पूरी तरह से साफ हो गई थी, ध्रुव का स्टेटस किसी भी तरह से कम नहीं था। आदित्य ने ध्रुव को उसका फोन लौटा दिया। अपना फोन वापस पाने के बाद ध्रुव कुछ समय तक उसे देखता रहा। सौभाग्य से किसी ने उसके फोन के साथ कुछ नहीं किया था। यार तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं पुलिस स्टेशन से जा रहा हूँ। तुमसे किसने कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ? ध्रुव ने रेहान की आंखों में घूरते हुए कहा। रेहान कांप गया। उसे ध्रुव की आंखों में गुस्से का सैलाब दिखाई दे रहा था। उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया। ध्रुव गिल, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना क्या चाहता हूँ? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एक सीधा साधा इंसान तो हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने तुम्हें एक बार जाने दिया, लेकिन तुम बाज ही नहीं आ रहे। अब मैं तुम्हें बार बार तो नहीं छोड़ सकता ना। चिंता मत करो, सच जल्द ही सामने आ जाएगा। ये कहकर ध्रुव ने किसी को कॉल मिलाया और कुछ देर तक उससे बात की। दूसरी ओर अभिमन्यु को समझ आ गया था कि रेहान और प्रमोद ने मिलकर कोई बड़ी गड़बड़ कर रखी है। प्रमोद जैसे करप्ट लोगों को सिस्टम में रखना सेफ नहीं था। सुनो प्रमोद, तुम्हें डिटेल्स में जाने का बड़ा शौक है ना? आजकल अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में खूब काम चल रहा है, तुम उसे ज्वाइन कर लो। प्रमोद ने अभिमन्यु को घूर कर देखा। अभिमन्यु ने खड़े खड़े प्रमोद का डिमोशन कर दिया। शर्मा फैमिली के किसी सदस्य का अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करना बड़ी शर्म की बात थी। अभिमन्यु, तू खुद को समझता क्या है? तुझे क्या लगता है कि तू कह देगा और मेरा डिमोशन हो जाएगा? प्रमोद अपना आपा खो बैठा था। रेहान ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। देखिए अभिमन्यु जी, प्रमोद की बात करने का लहजा भले ही ठीक ना हो, लेकिन वो बात तो सही ही कर रहा है ना। अपॉइंटमेंट और डिमोशन के लिए आपको भी सुपीरियर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप ऐसे खड़े खड़े किसी को डिमोट नहीं कर सकते। लोगों को बुली करना बंद कीजिए। रेहान पूरी मजबूती से प्रमोद के पीछे खड़ा हो गया था। ध्रुव रेहान की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। बुली? मैं दिखाता हूं कि बुली क्या होता है। सॉरी, दिखाऊंगा नहीं, सुनाऊंगा। ध्रुव ने ये कहकर अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर ऐप खोली और उसमें स्टोर वॉइस रिकॉर्डिंग्स प्ले करने लगा। वो आज के ही दिन की वॉइस रिकॉर्डिंग्स थी, जिनको सुनकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि ध्रुव मालिनी के साथ ड्रीम बार गया था। उसके बाद उसने निशा को प्रमोद से बचाने की कोशिश की। एक रिकॉर्डिंग में रेहान साफ साफ कह रहा था कि वो निशा के साथ मिलकर ध्रुव को फंसाने वाला है। ये ध्रुव पूरे समय तक वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा था। रेहान और प्रमोद ये देखकर हैरान रह गए। कितना अजीब इंसान था ध्रुव। फिर ध्रुव के फोन पर हजारों ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए जिनमें रंधावा फैमिली के काले कारनामों का पूरा हिसाब था। ये डॉक्यूमेंट्स ध्रुव को तेजा ने भेजे थे, जिससे ध्रुव ने कुछ देर पहले फोन पर बात की थी। ध्रुव ने रंधावा फैमिली के एग्जिस्टेंस पर ही खतरा पैदा कर दिया था। क्या रेहान बाजी उलट पाएगा?